प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा पीएम मोदी उदयपुर के बोडेली में 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन है। मेरे लिए ये मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिक के सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा, साथियों, मुझे विवेकानंद की बात याद आ गई। विवेकानंद ने कहा था कि किसी हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उपहास उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साइंस सिटी में रोबोट प्रदर्शनी का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का भी उद्घाटन किया। उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े आतंकियों पर भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा नकेल कसने की कोशिश जारी है। जांच एजेंसियां विदेश के साथ साथ देश में भी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के करीब 50 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। वहीं इस छापेमारी में एनआईए ने पंजाब के फिरोजपुर जिले से एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े गैंगस्टर के हवाला ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की धरपकड़ के लिए पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में एक एक ठिकाने पर छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो एनआईए ने खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्स पर कई इनपुट्स इकट्ठा किए हैं। अब तक जितने भी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में पता चला है कि इस गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर दोनों राज्य आमने सामने हैं। वहीं कावेरी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। बुधवार को बेंगलुरु में तमिलनाडु को कावेरी जल देने के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक बीवाई विजयेंद्र येदुरप्पा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कावेरी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। किसान सचमुच सड़कों पर है और दिन प्रतिदिन पानी तमिलनाडु की ओर बह रहा है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। वहीं कावेरी जल बंटवारा मुद्दा को लेकर बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा ने कहा कि सीएम सिद्धरमैया और शिव कुमार को पता होना चाहिए कि उन्हें तमिलनाडु के एजेंटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें वास्तविक तथ्यों का एहसास होना चाहिए। हमारे लगभग सभी जलाशयों में पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। पीएम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मामला एससी में है, उनके लिए हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। भारत और रूस के संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों के संबंध बहुत स्थिर बने हुए हैं और ये बरकरार रहें, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं। विदेश संबंध परिषद में मंगलवार को यहां एक बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि फरवरी 2022 के यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोप और पश्चिम के साथ रूस के संबंध इतने गंभीर रूप से बाधित हो गए थे कि मॉस्को वास्तव में एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों की ओर रुख कर रहा है। जयशंकर ने 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि रूस वास्तव में एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों की ओर रुख कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से एशिया की ओर, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं और यहाँ एक एशियाई शक्ति भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मणिपुर में हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि पहले मणिपुर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए विफल बीजेपी के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी पर मणिपुर को युद्ध के मैदान में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 147 दिनों से मणिपुर के लोग पीड़ित हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने आगे कहा, अब ये स्पष्ट है कि इस हिंसा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया था। खूबसूरत राज्य मणिपुर को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। ये सब बीजेपी के कारण हुआ है।
अब समय आ गया है कि पीएम मोदी बीजेपी के नाकाम मणिपुर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। आगे की किसी भी उथल पुथल को नियंत्रित करने के लिए ये पहला कदम होगा। आचार्य देवकीनंदन ठाकुर सनातन के अपमान को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से सनातन धर्म को एचआईवी, डेंगू जैसी बीमारी की संज्ञा दी गई है, उससे देवकीनंदन ठाकुर नाराज हैं। देवकीनंदन का साफ तौर पर कहना है कि सनातन का अपमान संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं, इसलिए ये महज सनातन का नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान है। ऐसे लोगों को पदों से हटा देना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद बिदुड़ी के बयान को लेकर भी देवकीनंदन ठाकुर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिदुड़ी पर कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ फिर सनातन का अपमान करने वाले ए राजा, उदयनिधि, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। बहरहाल सनातन के अपमान पर नाराज देवकीनंदन ठाकुर के बयान ने देश में हंगामा मचा दिया है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन 2 युवकों के अपहरण और हत्या के विरोध में हजारों छात्रों ने इम्फाल की सड़कों पर विरोध रैलियां निकाली और नारेबाजी की। बता दें, चूराचांदपुर में शीर्ष कुकी संस्था इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम की महिला शाखा ने लगभग 5 महीने की जातीय हिंसा के दौरान आदिवासियों की हत्याओं और दुष्कर्म की सीबीआई जांच के आदेश में देरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को इम्फाल घाटी में बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। वहीं एक छात्र नेता थोकचोम खोगेंद्रो सिंह ने कहा, हम साथी छात्रों के अपहरण और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने विरोध स्वरूप सभी को काले बैज पहनने के लिए कहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर नजर रखे हैं। बता दें, ये रैली उन 2 किशोरों की हत्या के मामले में सीबीआई की त्वरित कार्रवाई के खिलाफ है, जो एक दूसरे से प्यार करते थे और भाग गए। हालांकि आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म, नग्न परेड और हमारे पुरुषों की हत्या की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई सीबीआई जांच नहीं की गई है। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, ए राजा समेत अन्य पार्टी नेताओं के सनातन धर्म विरोधी बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इन सभी लोगों के खिलाफ एक और याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस याचिका को वकील विनीत जिंदल ने दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले पर पहले से लंबित पड़े केस के साथ जोड़ दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते अदालत ने चेन्नई के एक वकील बी जगन्नाथ की याचिका पर नोटिस जारी किया था। जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। डीएमके नेता स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान के बाद से ही काफी विवाद मचा हुआ है। उनके ऊपर कई जगह केस भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर डीएमके को घेरने की कोशिश कर रही है। असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा से सटे एक गांव में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। इतना ही नहीं, हमला करने के लिए गुलेल और तीर का इस्तेमाल भी किया। बता दें, मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले और असम के पश्चिम कार्बी अंगलोंग जिले से सटे गांव लापगाप में ये झड़प हुई। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों राज्यों की पुलिस को जब सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची, घटनास्थल का दौरा कर स्थानीय लोगों को शांत कराया। उसके बाद हालात सामान्य हुए। बताया जा रहा है कि फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन बुधवार सुबह माहौल तनावपूर्ण रहा। दरअसल पुलिस ने लोगों को झड़प वाली जगह पर जाने से रोक दिया। अमृतसर में उत्तरी जोनल काउंसिलिंग की बैठक में इस साल बरसात में आई बाढ़ से पंजाब और हिमाचल को हुए नुकसान का मुद्दा भी उठा है। हिमाचल के सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में बाढ़ और बादल फटने से हुए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान की जानकारी देते हुए विशेष राहत पैकेज की मांग की। बता दें, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि हिमाचल में हुई भारी बारिश से राज्य के 16 जिलों में बाढ़ आने के कारण जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान के मुआवजे के लिए नियमों में ढील देने की जरूरत है, जिससे लोगों को पूरा मुआवजा दिया जा सके।